ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है? ऑन है ना, ऑन है, वीडियो चल रहा है। देखिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन है इसमें सर, ठीक है? 2019 से लेकर के अब तक के 34 तक के आए, 23 लास्ट अभी हुआ है, ठीक है? कल क्वेश्चन दिया है इसका बहुत सेक्शन ऑफ कंपोज पेयर और जॉइंटेड फिलामेंटेड स्ट्रक्चर एंगल्स जो लिखा हुआ है एंगल सर्सी, तो एंगल सर्सी बताना है मेल में होते हैं कि फीमेल में या दोनों में होते हैं, अगर होते हैं तो किस सेगमेंट में होते हैं बताइए इसका आंसर जल्दी से, किस सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा? इसका राइटिंग वाला ऑप्शन कहां क्या नीचे वाला? नीचे राइटिंग कैसे डायरेक्ट लिखने आएगा? लेफ्ट वाला ऑप्शन कहां चला है?
बताइए। इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। 10 सेगमेंट में होते हैं। अगला बताइए, इसको आपको मैच कराना है। देखिए मैच वाला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट। मैच कराना है। मैचिंग में आसान चीजें होती है, अगर आपने एक तो मैच करा लिया तो हो जाएगा। बताइए, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम किससे मैच करेगा? सैलिवरी ग्लैंड में होता है। पैंक्रियास में है कि गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। यूनिसेलुलर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वैसे तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कॉलमनर होता है। कौन सा होता है? सिंपल कॉलमनर, ठीक है। ये बोल रहा है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में गोबलेट सेल आती है ना, गोबलेट सेल आप देख रहे हैं ना, एक कोशिकीय सेल होती है। जहां गोबलेट सेल आ जाएगा वो क्या है? मैच कर जाएगा इससे, समझ में आ रहा? इससे मैच कर जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम किससे मैच करेगा? कंपाउंड एपिथेलियम कहां पर होता है? हां, सैलिवरी ग्लैंड्स। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ए वाले को मैच कराएंगे किससे? ए वाले को थर्ड से मैच कराइए। ए वाला थर्ड यहां मैच कर रहा है, देख रहे हैं? ए किससे मैच कर रहा है? थर्ड से। बी किससे मैच करेगा? 4 नंबर से, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम बक्कल कैविटी जो होता है, चीक अंदर कौन सा होता है? कंपाउंड। मैंने बताया था चीक में अंदर क्या है? कंपाउंड। हो जाएगा ये, ठीक है। बताइए, स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड। फूड, ये कॉकरोच वाला क्वेश्चन है। कौन सा स्ट्रक्चर फूड को स्टोर करता है? ठीक है, तो फूड को स्टोर करने के लिए कौन सा है? क्राउन, ठीक है। रिंग ऑफ 6 to 8 प्लांट यूज जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर 6 से 8 जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, उनको क्या बोलते हैं? हेपेटिक सीटी। क्या बोला जाता है वहां? हेपेटिक सीटी। यहां क्या दिया हुआ है? यहां पर गैस्ट्रिक सीटी। कोई बात नहीं है, ठीक है, यही है, समझ में आ रहा है? रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंट्स एट द मिडगट एंड हिंडगट। मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर कॉकरोच में क्या होता है? मालपिजियन टिब्यूल्स। क्या होते हैं? मालपिजियन। कितने होते हैं? 100 to 50। इससे मैच कर जाएगा। स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, किससे मैच करेगा ये? गिजार्ड से। किससे मैच करेगा? गिजार्ड से। हो जाएगा सॉल्व, ठीक। आगे देखिए, the ground substance of the bone is solid, pliable and resist compression। जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है किसका? बोन का। मींस बोन जो होती है वो बोल रहा है सॉलिड है, प्लायबल है और रेजिस्ट द कंप्रेशन, और कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है। बताइए सही है? ये लाइन आपका, ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ, इसका मतलब होता है प्लायबल का मतलब नॉन जो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। जो चीज कंप्रेस हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्लायबल। जो कंप्रेस नहीं होती है नॉन प्लायबल। आगे लिखा है रेजिस्ट द कंप्रेशन। जो दबाव को, कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है, मींस कंप्रेशन नहीं होने देता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोन में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है या बोन जिस चीज की बनी होती है, बोन कैसे होती है? सॉलिड होती है, यहाँ तक तो ठीक है। प्लायबल नहीं होती है बोन, नॉन प्लायबल होती है। प्लायबल का मतलब होता है जो चीज कंप्रेस हो जाए, तो बोन कंप्रेस नहीं हो पाती है। बोन को आप दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नॉन प्लायबल होना चाहिए था यहाँ पर। रेजिस्ट द कंप्रेशन, ये सही है। रेजिस्ट द कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है, कंप्रेशन नहीं होने देती है, ये सही है। ये इसमें रॉन्ग लिखा है प्लायबल एक वर्ड। यहाँ नॉन प्लायबल होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, ये रॉन्ग हो गया। अगला बताइए, बोन मैरो ऑफ द बोन इज साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल। इसमें क्या होगा? ये सही है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट क्या है?
सही है? हाँ, ये राइट है कि रॉन्ग है बताइए? राइट है। बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स इज टाइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। जितनी बोन्स होती हैं सभी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कहो जी, ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ये सही है, लेकिन ये बोल रहा ऑल, ये जो इसमें लिखा है एक चीज ना ऑल, तो ऑल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? ये ऑल रॉन्ग हो गया। सभी बोन्स में बोन मैरो नहीं होती है, हर बोन में ब्लड नहीं बनता है। किसमें बनता है? लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियां होती हैं, समझ में आया? उनकी बोन्स में बोन मैरो में क्या बनेगा? ब्लड बनेगा। ऑल यहाँ लिखा है, ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक यहाँ डाल दिया जाता है। आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो छोड़ देते छोटी चीजें, समझ में आया? ये यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और अगला वाला भी क्या हो गया? रॉन्ग। वो था रॉन्ग हो गया। आगे देखिए, ये डायग्राम देखिए, आपको ये बहुत आसान है, सब बुक से क्वेश्चन है। ये तो ये सब आए हुए लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है सब। इसमें आपको बताना है ए बी सी डी क्या है, बता ले जाएंगे। आगे बढ़ जाएं, कोई समस्या नहीं है, ये तो आप सब जान रहे हैं ना, डायग्राम बुक में दिया हुआ है। ये सब क्या है स्ट्रक्चर, ये बता ले जाएंगे। आगे बढ़िए। एपिथेलियल टिश्यू हैड द फॉलोइंग फीचर। एपिथेलियल टिश्यू में क्या-क्या देखने को मिलता है? ये पीछे वाले कुछ लोग कहाँ चले गए? एपिथेलियल टिश्यू में कौन-कौन से फीचर होते हैं? फिर आएगा करेगा क्वेश्चन में दोबारा बताइए। एपिथेलियल टिश्यू में कौन-कौन से फीचर? अधिकतर ऊतक में क्या-क्या देखने को मिलता है? पहला आपने देखा है, इसमें आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही करना है। बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बियर्ड सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया होते हैं उनकी फ्री सरफेस पर, सही है? हाँ, बताइए। एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया होते हैं फ्री सरफेस पर। सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा है ना? पढ़ा है। तो सीलिया सभी में नहीं होते हैं, हर एपिथेलियल टिश्यू पे आपको सीलिया नहीं नजर आएंगे, समझ में आया? दूसरा देखिए, प्रोवाइड अ लाइनिंग फॉर सम बॉडी पार्ट्स। एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग प्रोवाइड करता है, एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग बनाता है किसका? कुछ बॉडी पार्ट्स की, सही है ये? हाँ, ये सही है। इनर लाइनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट आपके हॉलो हैं उनकी इनर लाइनिंग कौन बनाएगा? एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा। सम लिखा है, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू, ये स्टेटमेंट सही है कि एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड द क्या चीज? लाइनिंग फॉर सम बॉडी पार्ट, सही है? कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड एंड मीन फॉर लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इतना लाइन इस बुक में लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप लाइन को गौर से देखिएगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, सभी बुक में सब मेंशन है लाइन। बोल रहा है कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है, सही है? यहाँ तक सही है ना? यहाँ तक सही है। मेन फॉर लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका बहुत लिमिटेड रोल होता है एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में, सही है? लिमिटेड रोल है। ज्यादा रोल किसका? सिंपल वाले का। कंपाउंड वाले का बहुत कम रोल ही लाइन बुक में लिखा हुआ है, कंपाउंड वाले पढ़िएगा, ये भी सही है, ठीक है? लोकेटेड एट द टिप ऑफ द नोज। एपिथेलियल टिश्यू नोज की टिप पर देखने को मिलता है, हाँ, नोज की टिप पर। वैसे तो कहा जाए तो ये सही है, लेकिन आंसर आपको बुक के हिसाब से देना है, समझ में आया? क्या नोज की जो टिप आपकी दिखाई दे रही है, इस पर एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, ये स्किन किस चीज का होता है? स्किन आपकी है ना, नोज की टिप पर क्या है? स्किन है ना, अंदर क्या है? कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन है, ऊपर जो टिप है वो आपकी स्किन नहीं है। तो देखा जाए टिप पर, अगर सोचेंगे एक तरीके से तो सही होना चाहिए, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू टिप पर, नोज की टिप पर है। लेकिन बुक में जो लाइन लिखा है, बुक में ये लाइन कहाँ लिखी गई है? ये लिखा गया है कार्टिलेज वाले में, कार्टिलेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज। नोज की टिप पर कार्टिलेज होती है, तो आपको वही सही करना है। इसीलिए कहते हैं कि बुक की लाइनों को बार-बार पढ़िए, भले आपको ये लग रहा है सही होगा, लेकिन उसके बुक में जो मेंशन है
वो भी सही है, वो गलत भी नहीं है। बुक में जो लिखा है राइट लिखा हुआ है, लेकिन सोचने का नजरिया अलग अलग है, समझ में आया? तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, वो सही है टिप ऑफ नोज वाला। एक्सोक्राइन ग्लैंड कॉजेज द एपिथेलियल टिश्यू। एक्सोक्राइन ग्रंथियों में एपिथेलियल टिश्यू होता है। डाइजेस्टिव जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो क्या है? एक्सोक्राइन है, ठीक है। पाचक ग्रंथियां क्या है? एक्सोक्राइन है, उनमें एपिथेलियल टिश्यू होता है। किस टिश्यू की बनी होती है वो? किस टिश्यू की बनी होती है? हाँ, कंपाउंड की बनी होती है? नहीं, सिंपल एपिथेलियल की बनी होती है सारी ग्लैंड्स। कौन सा होता है सिंपल में? कॉलमनर। कौन सा होता है? कॉलमनर वाला, सिंपल कॉलमनर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये नहीं कह रहा है कि एपिथेलियल में सिंपल होता है कि कंपाउंड होता है, लेकिन बोल रहा है एपिथेलियल है। भाई दूसरा टिश्यू कनेक्टिव होता है, तीसरा मस्कुलर है, चौथा नर्वस है, 4 टिश्यू है। बोल रहा है एपिथेलियल। तो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसलिए उसमें कौन सा टिश्यू है? तो आप बोलेंगे एपिथेलियल राइट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब बी सी डी ई, अब देखिए इसमें से आपने बी दिया हुआ है, कहाँ दिया? बी ये वाला 100% राइट है, ये वाला 100%। डी और सी, डी कहाँ गया? सी और सी, हाँ डी सी, क्योंकि 100% राइट है, ठीक है। और बी भी राइट है, इसमें प्रोवाइड लाइनिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसको हटाना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन को, डी वाले। बोले एग्जैक्ट नहीं पता है। प्रोवाइड लाइनिंग पार्ट्स, देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है ना हमारे पास दिया है, जो हमको एकदम 100% सही लग रहा है, वो ये है। ये लाइन बुक में मेंशन है, 100% सही लाइन है। ये वाली भी क्या है? सही लाइन है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में एपिथेलियल टिश्यू होता है। देखिए बीसीडी कहीं है नहीं है, बीसीडी नहीं है, सीडीपी है, ठीक है। यही वाला आंसर सही होगा। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। प्रोवाइड लाइनिंग फॉर सम बॉडी पार्ट्स, ये थोड़ा सा सोचने में मजबूर करेगा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये लाइन सही है कि नहीं है। वैसे सही होनी चाहिए। हाँ बताइए क्या करें? अच्छा सॉरी, ये रॉन्ग हो गया, सॉरी, बिल्कुल राइट कह रहे हैं। ये कार्टिलेज है, ठीक है। ये कार्टिलेज को हटाएंगे। बी सी डी, बी सी कहाँ दिया हुआ है? ये राइट है, ये सही है, ठीक है। और ये रॉन्ग हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ते इसको बताइए, बताओ जी पीछे बहुत दांत निकाल रहे थे, बताइए। हाँ सबसे कह रहा हूँ, हंसना मना है। हाँ समझ में आया? हाँ मत करिएगा, बताइए क्या है आंसर, बताइए। अगर आता है यू आर फ्री, अदरवाइज नो। बोलिए मेटामॉर्फोसिस किससे मैच करेगा? मेटामॉर्फोसिस किससे मैच करेगा? मेटामॉर्फोसिस कायांतरण होता है, पढ़ाया नहीं होगा शायद मैंने। मोमेंटली अगर नहीं भी आता है तो अगले ऑप्शन को पढ़िए। ब्रेन, ब्रेन किससे मैच करेगा? मैंने बताया था सुप्राओर्बिटल गैंग्लिया, जब कॉकरोच पढ़ा रहा था उसमें मैंने बोला था कॉकरोच का जो ब्रेन है उसको ऑर्बिटल गैंग्लिया भी बोलते हैं। उसमें 2 पार्ट, सुप्रा और सब ऑर्बिटल। डायग्राम अगर नहीं याद आ रहा तो देखिए इस तरीके का डायग्राम बना हुआ था, ये देखिए, ये याद आया? ऑर्बिटल गैंग्लिया और ये नर्व कॉर्ड बनाया था। ये ऑर्बिटल गैंग्लिया जो होता है सुप्रा वाला, ये ब्रेन है किसका? कॉकरोच का, ठीक है। तो ब्रेन किससे मैच करेगा? विजन किससे मैच करेगा? विजन माने एरिया, मोमेंट एरिया, ठीक है। और मैच वाले जाएंगे रेस्पिरेशन, स्पाइरल और मेटामॉर्फोसिस पैरामेटाबोलस टाइप। ये कॉकरोच में ये एक प्रकार है, कायांतरण का एक प्रकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरामेटाबोलस टाइप, ठीक है। कायांतरण का एक टाइप है ये वाला। समझ में आ गया? ये हो जाएगा आपका, ये आगे बढ़ जाइए। देखिए इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जंक्शन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बुक में मेंशन कर लीजिए, कई बार आया है क्वेश्चन। ये सेल जंक्शन वाला टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन मिलेगा देखने को। बताइए एडेरिक जंक्शन फैसिलिटेट द cells to communicate with each other। जो
है चिपकने वाला, वो सेल्स को क्या करता है, कम्युनिकेट, एक सेल से दूसरी सेल में कम्युनिकेशन में मदद करता है। बताइए, एडहेरिंग जंक्शन एक सेल से दूसरी सेल में कम्युनिकेशन में मदद करता है? नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत। बताइए कम्युनिकेशन में कौन सा जंक्शन मदद करता है? गैप जंक्शन होता है, ठीक है, गैप जंक्शन। तो ये रॉन्ग हो गया। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस चेंज, सही है। टाइट जंक्शन लीकेज को रोकते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में कुछ जाने नहीं देते हैं। टाइट जंक्शन हेल्प्स टू परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंट का फॉर्म है एडहेरिंग। जब सीमेंट की बात आएगी तो मैं एडहेरिंग बोलेंगे आप, चिपकने वाला जंक्शन। ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये राइट था यहाँ पर। और गैप जंक्शन हेल्प टू क्रिएट ए गैप बिटवीन द सेल। गैप जंक्शन दो सेल के बीच में या टिश्यू के बीच में गैप को क्रिएट कराता है। अब ध्यान से बताइए इसका आंसर। आपको ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन देना है, कौन सा वाला सही है? हाँ, ये वाला। इस पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत करिएगा। यहाँ इसने गैप लिख तो दिया है, लेकिन इस गैप का मतलब समझ रहे हैं क्या है? बोल रहा गैप जंक्शन सेल के बीच में गैप को क्रिएट कराता है, गैप बनाता है। जैसे एक सेल ये हो गया, दूसरी सेल ये, तीसरी एक के बीच में ये गैप बनाएगा, तो सेल के बीच में गैप नहीं बनाता। ये भी सही करना है, इसमें से एक सही। आगे इसके बाद बढ़ जाइए। Which of the following is present in the female cockroach? ये तो कर ले जाएंगे, है ना? ये आसान है। फीमेल कॉकरोच में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रखे होंगे। बताइए जल्दी से, कौन सा है? कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड कहाँ होती है, मेल की फीमेल? मेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फीमेल में, फीमेल में होती है। वेरी गुड। मशरूम ग्लैंड किसमें होती है? मशरूम ग्लैंड मेल में। किसमें होता है? मेल में होता है, ठीक है। एनल स्टाइल मेल ओनली। पहले ग्लैंड मेल में, ठीक है। तो आप हो जाएगा, ये अब हो जाएगा ना। आगे बढ़ाते हैं, आगे। Which of the following connective tissue cells secrete the fiber और collagen और elastin? बोल रहा है किस कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाएं कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर बनाती हैं? मतलब किस टिश्यू में आपको कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर देखने को मिलेंगे? बताइए किस टिश्यू में मिलता है? इसमें से किस टिश्यू में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर देखने को मिलेगा? कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स। कार्टिलेज में देखने को मिलेगा। बोन में एक से ज्यादा आंसर सही करना है। एडिपोज, आपने एरियोलम पढ़ रखा है। एरियोलम में मैंने बताया था, ठीक है, फाइबर्स होते हैं ना। फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाती हैं फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, आपको मैंने एरियोलम में बताया था, ठीक है। अब बताइए, ये बाकी बच्चे एक से ज्यादा सही करना है। कार्टिलेज में होगा कि नहीं होगा फाइबर्स? कार्टिलेज में होता है। बोन में भी फाइबर होते हैं, एक जगह फाइबर नहीं है। जितने कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ेंगे सब जगह फाइबर है। ब्लड में नहीं होता फाइबर, नोट कर लीजिए, एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है। ब्लड में फाइबर्स नहीं है, ब्लड है नो फाइबर्स, बाकी सब जगह है। आया? नोट कर लीजिएगा, ब्लड में फाइबर्स नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, स्क्वैमस एपिथेलियम किससे मैच करेगा? गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो एक कोश की कोशिकाएं, एक कोश के सेल होते हैं गोबलेट, उनसे मैच करेगा। इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मैच वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। कठिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, एक से
ज़्यादा सही, एक से ज़्यादा गलत। इसमें बहुत आसानी होती है। अगर आपको दो भी मैचिंग आ रही है ना कम से कम, तो आप सारा मैच करा लेंगे। ठीक है, बताइए। अगर नहीं भी आ रहा है तो कहाँ से क्यों बनाएंगे? सिलेटेड वाले से मैट दौड़ाएंगे। सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। सबको पता है कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, देखिए सिलेटेड एपिथेलियम फैलोपियन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ होता है? ग्लैंड वाला, ग्रंथियों वाला, को ब्लड सेल में। कंपाउंड एपिथेलियम। अब बचा लोग इनर लाइनिंग ऑफ पेनिट्रेटिंग डक्ट ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स की वॉल में हमने तो साफ साफ लिखाया है कौन सा होता है? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम में स्क्वेमस बोला था ना कि एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल मेड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स जो नलिकाएं होती हैं उनकी जो एंडोथेलियम वॉल होती है अंदर वाली, वो किस चीज की बनी होती है? स्क्वेमस। स्क्वेमस इसी से मैच करेगा इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। इसी को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। यही एंडोथेलियम है। कंपाउंड एपिथेलियम किससे बचा? पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो याद एक चीज नोट कर लीजिएगा आप कहीं पर कि जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है? कौन सा टिश्यू? जो ग्लैंड्स होती है बॉडी की, कौन सा टिश्यू होता है? कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर। ठीक है, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम ग्लैंड्स में नहीं होता है, कुछ जगहों पर होता है। पैनक्रियाटिक डक्ट और सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट, दो जगह आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कंपाउंड वाला एपिथेलियम आपको ग्लैंड्स में मैंने बताया ना, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम दो जगह आपको मिलेगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? दो जगह, ऐसे लिखिएगा, डक्ट्स ऑफ पैंक्रियास एंड सैलिवरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड होती है उसकी जो डक्ट होती है ट्यूब और पैनक्रियास की ट्यूब में कंपाउंड ट्यूब। बस, बाकी सब जगह आप सिंपल बोलेंगे। जितनी ग्रंथियां हैं सब जगह क्या है? सिंपल। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम केवल पैनक्रियाटिक डक्ट और सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट में मिलेगा। हो गया ये? आगे इसके बाद देखिए, ये स्टेटमेंट बताइए। लिगमेंट्स आर डेंस रेगुलर टिश्यू, इररेगुलर। तो टेंडन और लिगमेंट्स में डेंस रेगुलर होता है, इररेगुलर नहीं होता है, रेगुलर। इररेगुलर का एग्जांपल डर्मिस ऑफ स्किन होता है। टेंडन हो या लिगमेंट हो, कौन सा होता है? डेंस रेगुलर। ये रॉन्ग हो गया। आगे, कार्टिलेज डेंस रेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज डेंस रेगुलर है। कार्टिलेज और बोन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वो अलग है। कौन सा है? कार्टिलेज रेगुलर वाला नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला? इसमें ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आपके बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। समझ में आ रहा है ना? दोनों क्या होंगे? फॉल्स हो जाएंगे। आ जाइए, आगे बढ़ जाए। देखिए इसके बाद इसमें बताइए, मास्ट सेल किससे मैच करेगा? मास्ट सेल सीक्रेट द हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन बनाते हैं, जानते हैं। वो मैच किससे करेगा? सीलेटेड एरियोलर कीबोर्डियल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। किसमें मास्ट सेल पढ़ाया था? एरियोलर वाले में। एरियोलर के डायग्राम में जो है एनसीईआरटी में जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, उसी में देखिए मास्ट सेल मैंने बताया था। तो मास्ट सेल किससे मैच कर गया? मास्ट सेल मैच कर गया एरियोलर से। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल में सीलेटेड होता है, पता होना चाहिए। सांस की नलिकाएं हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल में कौन सा हो गया? सीलेटेड। ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबोडियल बताया लिखा है ना। जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसमें क्या होता है? क्यूबोडियल होता है। आया?
आगे इसके बाद देखिए आगे कर ले जाएंगे आप। अगला बताइए इससे गोबलेट सेल आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। गोबलेट सेल कैसी होती हैं? सही है? हाँ सही है ना? ये सही है, इसमें तो सोचना कोई नहीं है। और ईयर वैक्स इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन। कान में जो वैक्स निकलता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है। तब कौन सी ग्लैंड से बनता है? हमारा पसीना, स्वेट एक्सोक्राइन का सिक्रीशन है कि नहीं है? पसीना कहाँ से बनता है? स्किन से। स्किन में एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पसीना हो गया, स्वेट जिसको बोलते हैं, ऑयल होता है, ऑयल की ग्लैंड्स होती है। कान में जो खून बनता है वो भी क्या है? वैक्स है। और एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, किसका सिक्रीशन है? एक्सोक्राइन। दो ही टाइप का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन नहीं है, ये एक्सोक्राइन है। दोनों ये राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। जब समस्या जानते हैं कब आती है, इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, वो वाले सवाल में बचता मामला जाकर ज्यादा तब दिक्कत करता है। बताइए कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम वाला कहाँ मैच करेगा? इनर लाइनिंग और जितने भी ग्लैंड्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, उसमें कॉलमनर एपिथेलियम होता है, इससे मैच कर जाएगा। सीडेटेड एपिथेलियम किससे मैच करेगा? बताइए सीलिया कहाँ होते हैं? ब्रोंकियोल्स आप देख रहे हैं ना, बस स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एंडोथेलियम, यही अभी एक बार बताए थे ना। एंडोथेलियम ब्लड वेसल की इनर वॉल को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। स्क्वैमस का बना होता है। ये बताइए कौन सा स्क्वैमस है? सिंपल की कंपाउंड स्क्वैमस? हाँ सिंपल, ठीक है। और क्यूबोइडल एपिथेलियम डक्ट्स ऑफ ग्लैंड हो गया। ये आगे इसके बाद बढ़ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ब्लड नहीं है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो क्या है? अरे वो स्पेशलाइज्ड छोड़िए, है स्पेशल है ना, लेकिन है तो सही है कनेक्टिव। स्पेशलाइज्ड उसको वो नहीं कहेंगे, वो तो स्पेशलाइज्ड उसकी कैटेगरी दे दी गई है। कनेक्टिव है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। पूछा कौन सा नहीं है? एडिपोज है कि नहीं है? है ना। और कार्टिलेज न्यूरोग्लिया नहीं है, नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू है। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। आगे देखिए ब्रोंकियोल्स किससे मैच करेगा? सीडेटेड से, ठीक है। कहाँ गया? सीडेटेड एपिथेलियम, ब्रोंकियोल्स सीडेटेड से मैच करेगा। गोबलेट सेल किससे मैच करेगा? गोबलेट सेल कौन सा बताइए? ग्लैंडुलर से, ठीक है। और टेंडन किससे मैच करेंगे? डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर है ना टेंडन, लिगामेंट दोनों वही है। और इसके बाद एडिपोज आ गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। हो गया मैचिंग, कौन में आ रहा है? Which type of epithelium? ये कर ले जाएंगे, अभी बताया मैंने। ब्लड वेसल में कौन सा होता है एपिथेलियम? ब्लड वेसल सिंपल स्क्वैमस। एंडोथेलियम में क्या है? सिंपल स्क्वैमस। सेकंड वाला आंसर सही होगा, बताया ना अभी। जंक्शन में दोबारा क्वेश्चन है ना, हमने कहा था जंक्शन वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बार-बार क्वेश्चन मिलेगा। एडहेरिंग जंक्शन, चिपकने वाला, जहां पर सीमेंट आपको देखने को मिल जाए वही एडहेरिंग जंक्शन है। बताइए एडहेरिंग जंक्शन कहाँ गया? सीमेंट वाला जहां देखने को मिलेगा, देखिए कहाँ लिखा हुआ है? बैरियर प्रिवेंट लीकेज। बताइए कौन सा ऑप्शन है सीमेंट वाला? हाँ पहले लिखा हुआ है बैरियर दैट प्रोवाइड, जहां लिखा है लीकेज को रोकता है। तुरंत आप क्या बोलेंगे? टाइट जंक्शन। ये किसकी बात कर रहा है? वो टाइट जंक्शन, क्योंकि यहाँ लिखा प्रिवेंट द लीकेज।
कोई दिक्कत नहीं है। गैप जंक्शन पास द इंफॉर्मेशन टू द न्यूरोट्रांसमीटर, प्रोवाइड द साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फंक्शन लाइक राइवेट एंड फास्टन द सेल टुगेदर। राइवेट समझ रहे हैं? राइवेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? ये कंफ्यूजन वाला वर्ड यहाँ डाला है, अगर नहीं आता तब भी आप कर ले जाते, तब भी कर ले जाते, क्योंकि आप ये वाला अगर जान रहे हैं ये वाला, तो इसको नहीं मैच करा पाए, लास्ट में बचेगा वो आपके पास। राइवेट का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ता कौन है? एडवेरियल, ठीक है? वो राइवेट की तरह काम करता है। गैप जंक्शन क्या करता है आप बताइए, इसमें से किससे मैच करेगा गैप जंक्शन? जल्दी से बताइए। कोड से साइटोप्लाज्मिक चैनल, ये देखिए एक सेल है दूसरी सेल है, दोनों के बीच में गैप जंक्शन बना। साइटोप्लाज्मिक चैनल का मतलब होता है इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में पहुंच सकता है गैप जंक्शन से। एक सेल दूसरी सेल से बात कैसे करती है, कम्युनिकेशन कैसे करती है? साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर करके, ठीक है? इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन सेल में होता है साइटोप्लाज्मिक चैनल से, जिसको क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन। एक जंक्शन नया आ गया, साइनेप्टिकल जंक्शन, नोट कर लीजिएगा। साइनेप्टिकल जंक्शन क्या होता है? ये आपको तंत्रिका कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, देखिएगा, ये न्यूरॉन्स हो गया, सबको पता है ये क्या है? न्यूरॉन, ठीक है? ये न्यूरॉन का क्या हो गया? लास्ट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जब जुड़ती है तो बीच में क्या बनता है? एक गैप बनता है, इसी गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिकल जंक्शन। ये है, ठीक है? जैसे दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, जहां वहां पर एक गैप बनता है, साइनेप्टिकल फ्लूइड होता है ना, साइनेप्टिकल गैप वहां पर भी है, साइनेप्स बोलते हैं इसको। ये भी साइनेप्स है, ये साइनेप्टिकल जंक्शन है। ये लास्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम वाले में, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिएगा, साइनेप्टिकल जंक्शन कहाँ मिलेगा? नर्वस सिस्टम में, बिटवीन दो न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला काम ये जंक्शन करता है। वहां लिखा भी है न्यूरोट्रांसमीटर। हो गया? दो मिनट होता है, सुबह चैप्टर स्टार्ट करना हमको, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स, निकाल ले जाएंगे। ब्रोंकियोल्स में सीलिएटेड वाला आ जाएगा तुरंत, ठीक है? और आपको बताना है मस्कुलर टिश्यू, करेक्ट? जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा ना, उसमें कौन सा कैरेक्टर्स के बारे में? स्केलेटल मसल आर यूनिक्यूटेड। जो स्केलेटल मसल होती है उनमें एक न्यूक्लियस होता है, कितना होता है? एक से ज्यादा होता है। स्केलेटल मसल, ये वाली मसल, इसमें क्या एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यूनिक्यूटेड नहीं होती। ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ये लाइन गलत है, यूनि नहीं है, ठीक है? ये यूनि नहीं है, रॉन्ग हो गया। पूछा क्या? करेक्ट, तो ये आपका रॉन्ग हो गया है। इंटरकैरेक्टेड डिस्क कार्डियक मसल में होती है, सही है, होती है ना? कार्डियक मसल के बीच में कौन सा होता है? दो कार्डियक मसल को जोड़ने के लिए कनेक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरकैरेक्टेड डिस्क बोलते हैं। वो जंक्शन है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल आर मेड अप ऑफ द कॉलमनर, ये कॉलमनर गलत हो गया। ब्लड वेसल की वॉल स्क्वैमस की बनी होती है। स्मूथ मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलंटरी। स्मूथ मसल्स मल्टी नहीं होती हैं, यूनि होती हैं। कैसे होती हैं? यूनि, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है? हाँ, तो आप समझ जाएंगे कौन सा सही है। आपका ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला करेक्ट बताना है। बोन सपोर्ट द, आपकी जो हड्डियां होती हैं बोन्स, वो सपोर्ट देती हैं, सुरक्षा देती हैं बॉडी के जितने ऑर्गन हैं और जितने सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको। सही है? सही है, सही है, क्योंकि बोन्स नहीं रहेंगी तो कैसे हमारे अंगों को सुरक्षा मिलेगी? हड्डियां जो सुरक्षा देती हैं, पसलियां नहीं रहेंगी तो कैसे जो है इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित रहेंगे? वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय द लिम्ब बोन। आपकी जो लिम्ब बोन होती हैं, लिम्ब समझ रहे हैं? ये वाला, ये अपर लिम्ब, ये लोअर लिम्ब। तो लिम्ब्स वाली हड्डियां वेट को
सहन करती हैं, वजन को सहन करती हैं। हाँ, नहीं सहन करती हैं हड्डियां। ये पैर जो है वजन को सहन कर रहा है, पैर की हड्डियां वजन को सहन कर रही हैं। लिखा ना वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय द लिम्ब बोन। ये नहीं कह रहा अपर और लोअर। अगर ये बोलता अपर, अगर ये कहता अपर और ह्यूमन की बात करता वो, किसकी बात करता है? ह्यूमन। ह्यूमन में ये वाली जो हड्डियां हैं आपकी, ये वेट को सहन नहीं करती हैं। पैर की हड्डियां सहन करती हैं। बाकी जो जानवर चारों लिम्स पे चलते हैं, मंकी, उनमें फोर लिम्ब हो चाहे हिंड लिम्ब, तो सारे की हड्डियां क्या होती हैं? वजन सहन करती हैं, क्योंकि चारों पैरों पर चलते हैं, चारों लिम्स पर चलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, केवल लिम्स कह रहा है। ठीक है, ये लाइन सही है, समझ में आ गया? तो पहला दूसरा इसमें सही होगा। इसके बाद लिगमेंट्स, ब्लड वेसल। लिगमेंट आपकी बॉडी में ब्लड सेल बनाती हैं। लिगमेंट से ब्लड सेल बनती हैं कि नहीं बनती हैं? बताइए। नहीं बनता। ब्लड सेल तो हड्डियों में बनता है, लिगमेंट में नहीं बनता। एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड है स्टोर फैट को स्टोर करने के लिए एडिपोज टिश्यू होता है। सही है। और टेंडन अटैच वन बोन टू अदर, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन करते हैं, तो लिगामेंट करते हैं। बोन टू बोन कनेक्शन कौन सा होता है? लिगामेंट। ये हो जाएगा ये। ठीक, आगे आ जाइए। इसके बाद में देखिए स्मूथ मसल के बारे में पूछ रहा है। स्मूथ मसल के बारे में बताना है आपको। अरेखिक पेशियां जिसको बोलते हैं, अरेखिक। बताइए। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क। अरेखिक पेशियों में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है कि नहीं होती है? और वो होता है हृदय वाले में। इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ देखने को मिलती है? हृदय वाली पेशी में। ये स्मूथ मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती है। सही रॉन्ग हो गया ना ये? कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क। रॉन्ग पूछ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। सही का मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा रॉन्ग आंसर। These muscles are present in the wall of blood vessel। बोल रहा है कि जो स्मूथ मसल होती हैं आपकी ब्लड वेसल में होती हैं। बताइए हमारी जो खून की नलिकाएं हैं उसमें स्मूथ मसल्स हैं कि नहीं है? हाँ बताइए। ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है कि नहीं करती है? ये बताइए। करती है। देखिए जब ब्लड फ्लो होता है, हार्ट जब ब्लड को पीता है बॉडी में, तो आप ब्लड वेसल आर्टरी जिसको बोलते हैं वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इसका मतलब उसमें कौन सी ब्लड वेसल लगी, कौन सी मसल्स हैं? अरेखिक पेशियां हैं। हमारी जो खून की नलिकाएं हैं उनमें संकुचन और शीतलन होता है। ठीक, उनमें कौन सी पेशियां हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। सही है। ये स्टेटमेंट पूछा रॉन्ग कौन सा है? तो ये रॉन्ग, ये राइट है। ये क्या है? राइट है। ठीक है। These muscle have no striation। बोल रहा है स्मूथ मसल में धारियां नहीं होती हैं, नहीं होती धारियां। ठीक है, ये भी क्या है? राइट है। रॉन्ग एक ही हुआ अभी तक ऊपर वाला, राइट चल रहा है। They are involuntary in nature। ये अनैच्छिक होती हैं। सही है, अनैच्छिक होती है। एक रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया? अर्थवम छोड़ दीजिए, अर्थवम का मैंने बताया नहीं है। जंक्शन पर ये कर ले जाएंगे क्वेश्चन। जंक्शन वाला 3 सवाल देख रहे हैं। सेल जंक्शन 3 आ गया। ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई प्रॉक्सिमल बीसीडी में होता है। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर क्यूबिडल एपिथेलियम। एलिमेंट्री कैनाल और मॉडिफाइड फॉर्म। एलिमेंट्री कैनाल में जो गोबलेट सेल होती हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है? कॉलमनर एपिथेलियम। इसका ये बताइए, स्क्वामस। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने बताया था आहार नाल में जो ग्रंथियां होती हैं उसमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है, दिखाया। ठीक है, तो गोबलेट की सवाल एक बार अभी पिछला था, ये अभी दिया हुआ था लाइन में आपको कि एलिमेंट्री कैनाल में आपके जो ग्रंथियां होती हैं, कौन सी ग्रंथि की बात हो रही है? गोबलेट सेल जो म्यूकस बनाती है, जो कफ बनाती है, वो कौन किस चीज की बनी होती है? तो वो कॉलमनर की बनी होती है। ध्यान रखना। ठीक है। इनकरेक्ट। कॉन्ड्रोसाइट, स्मूथ, न्यूरॉन्स, नर्व सेल, फाइब्रोब्लास्ट, रेडियोल और एस्ट्रोसाइट निकाल ले जाएंगे। ये आपका हो जाएगा। बताइए कर लेंगे इसको ना? कर लेंगे। ये वाला हो जाएगा ना? गलत मैचिंग बताना। न्यूरॉन्स
नर्व सेल ये सही मैचिंग है। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की सेल का नाम होता है। कार्टिलेज की सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। बोल क्या है? स्मूथ मसल सेल। मसल सेल का नाम है? नहीं, मसल सेल में नहीं होता है, कार्टिलेज की सेल। यही रॉन्ग हो गया। फाइब्रोब्लास्ट एल्वेओलर टिश्यू में होता है, जो फाइबर बनाता है। ऑस्टियोसाइट बोन सेल का दूसरा नाम। हड्डियों में जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। सीलेटेड एपिथेलियम ये हो गया। बस इसके बाद मॉर्फोलॉजी अगला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ाना है, टाइम भी देखना रहता है, ठीक है? थोड़ा सा चैप्टर को आप पढ़ेंगे। नोट्स कहाँ से आएगा? सेकंड ये वाला नोट्स के लिए पहला वाला, हाँ पहला वाला। देखिए अगला चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन द प्लांट्स पढ़ाना हमको, ठीक? थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए इस चैप्टर का। टाइम तो आज इसमें वेस्ट हो गया क्वेश्चन में ज्यादा, लेकिन जरूरी भी था ये। यस मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बताइए फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, नॉन एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ना, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है? बाह्य आकार की, बाहरी आकार कैसा है, ठीक है? प्लांट्स का बाह्य आकार पढ़ना। समझ में आया? इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट, स्टेम, लीफ। रूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम का और लीफ का मॉडिफिकेशन क्या होता है, फ्लावर की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? फ्लावर के सारे पार्ट पढ़ेंगे लास्ट में। देखिए करके पढ़ना है। रूट क्या होती है? तो रूट बताइए, रूट क्या है? रूट क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है? अंडरग्राउंड पार्ट है। और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब पौधे का वो भाग जो जमीन के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। लेकिन रूट हमेशा अंडरग्राउंड नहीं होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी अपर ग्राउंड होता है, ठीक है? तो रूट क्या है? ये अंडरग्राउंड हो गया। नोट करते रहिए, अंडरग्राउंड होता है, ठीक? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक की नेगेटिवली जियोट्रॉपिक? पॉजिटिवली, ठीक है? उसके लिए एक नाम बोला जाता है ऑर्थो, ऑर्थोजियोट्रॉपिक। ऑर्थोजियोट्रॉपिक का मतलब होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रूट ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, इसी को बोलते हैं ऑर्थोजियोट्रॉपिक। समझ में आया? इसके बाद में नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स क्या होती हैं? प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती हैं। प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो रूट उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाती हैं। प्रकाश की डायरेक्शन में तना मूव करता है तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक क्या होती हैं? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। और बताइए रूट के बारे में, इसका कैरेक्टरिस्टिक? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हो गया। पॉजिटिवली हाइड्रो मतलब पानी की हाइड्रोट्रॉपिक। जिधर वाटर रहेगा उधर ही रूट मूव भी करती हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। समझ में आ रहा है? ये फीचर है एक। अगर क्वेश्चन का और लास्ट फीचर बताइए, लास्ट होता है डू नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट पर नोड और इंटरनोड नहीं होता है। नोड पता है ना? नोड सबको पता होता है, शुगर के अंदर नोड होती है। स्टेम का फीचर है। अगर इतने स्टेटमेंट ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जाए कि इनमें से रूट का फीचर कौन सा है, आपको एक सेलेक्ट करना हो तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे?
लास्ट वाला ध्यान रखिए, ये यूनिक फीचर है। ये क्या है, 100% होता है, सभी रूट में मिलेगा। एन ऑल रूट, आपको कोई रूट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नोड इंटरनोड मिले, देखने को नहीं मिलता है। ये यूनिक फीचर है रूट का, अपना स्पेशल का खास फीचर है। अंडरग्राउंड हमेशा नहीं, कभी कभी अपर ग्राउंड। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हमेशा नीचे नहीं जाते, कभी कभी रूट ऊपर भी जाती हैं। एग्जांपल आगे बताएंगे। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक रूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। जब रूट ऊपर की डायरेक्शन में, सन की डायरेक्शन में जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। वाटर से नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली लिखा है ना। हालांकि ये वाला फीचर ये आपको मिलेगा, ये भी मिलता है, ये सही है, ये सही है। इसको आप हटा नहीं सकते हैं, ये रूट वाटर से दूर जाती है, इसको हटा नहीं सकते। बाकी को आप हटा सकते हैं, बाकी में एक्सेप्शन है, इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आया? इसके बाद आगे दिया हुआ है रूट का टाइप, ठीक है। तो टाइप्स जो रूट होती हैं, कितने टाइप के हैं? तो पहला क्या होता है, टैप रूट होती हैं, टैप रूट्स, ठीक है। तो दूसरा रूट कौन सा है, एडवेंटेशियस रूट, ठीक है। बुक में लिखा है वाइब्रस, हम लोग भी लिख देते हैं वाइब्रस रूट। और तीसरा उसमें लिखा है एडवेंटेशियस रूट, ठीक है। तो टैप रूट क्या होती हैं, एडवेंटेशियस। टैप रूट क्या होती है, देखिए ध्यान से इसी को समझना है पहले। टैप रूट, ठीक है, बाकी मैं हटा दे रहा हूं। टैप रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से अराइज होती है। रेडिकल कहाँ होता है, हर सीड में इंक्लूड होता है, बीच में एक छोटा सा फ्रूट होता है, फ्रूट में होता है रेडिकल। रेडिकल जिससे क्या बनता है, रूट बनता है। ये कहाँ से अराइज होती हैं, रेडिकल से अराइज होती हैं, ठीक है, रेडिकल से अराइज होती हैं। टैप रूट, टैप रूट डाइकॉट में मिलेगा कि मोनोकॉट में, डाइकॉट में। बुक ने एक पहला ही लाइन में वर्ड पढ़िएगा, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, ज्यादातर डाइकॉट में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट लिखा है, इसलिए मैं मोस्ट लिख दे रहा हूं, एन मोस्ट ऑफ डाइकॉट, ज्यादातर डाइकॉट में यही होता है, ठीक है। समझ में आया? टैप रूट की खासियत होती है कि टैप रूट अकेले नहीं होती है, सिस्टम में होता है। सिस्टम का मतलब समझते हैं, जहां कई चीजें एक साथ जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। टैप रूट में एक जड़ बीच में होती है। अगर डायग्राम बनाए टैप रूट का तो देखिए, ये टैप रूट में एक जड़ ये बीच में होती है, मेन जड़ इसको बोलते हैं आप। यहाँ से लेटरल रूट निकलती है, ये देखिए, यहाँ से लेटरल, यहाँ से लेटरल रूट निकल रही है। टैप रूट में एक जड़ बीच में मिलेगा जो मुख्य जड़ है, जिसको प्राइमरी रूट बोलेंगे। वहां से साइड में सेकेंडरी, वहां से साइड में टर्सरी। ये होता है प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट है। और ये कौन सा है, सेकेंडरी रूट हो गया। और ये हो गया टर्सरी रूट, टर्सरी हो गया। तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट हमेशा सिस्टम में होता, अकेले नहीं होता है, ठीक। तो ये टैप रूट डाइकॉट में है और टैप रूट सिस्टम की फॉर्म में है। इसलिए बताइए, अगर कहा जाए कि सबसे थिकनेस किस जड़ की होगी, तो प्राइमरी रूट की थिकनेस क्या होती है, पता होना चाहिए। प्राइमरी रूट की थिकनेस सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि टैप रूट की ओरिजिन क्या है, इसकी ओरिजिन कैसे होती है। ओरिजिन समझ रहे हैं? एनाटॉमी में जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एनाटॉमी में रूट या स्टेम, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकल। ये एनाटॉमी में पढ़ेंगे रूट और स्टेम के। तो आपको क्वेश्चन आता है कि जो टैप रूट होती है, देखिए शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, या तो जड़ों से शाखाएं निकलती हैं, ठीक है, पेड़ों से, तने से शाखाएं निकलती हैं, होता है ना।
तो जो पेड़ों में जो स्टेम होता था ना, उससे जो शाखा निकलता है उसकी ओरिजिन अलग है, और जड़ से जो शाखा निकल रहा है इसकी ओरिजिन उत्पत्ति अलग होती है। एक होता है एंडोजीनस और एक होता है एक्सोजीनस। एंडोजीनस का मतलब होता है कि वो अंदर से निकल के आ रहा है। अगर इस पेन में कोई चीज अंदर से निकल के आ रही है, अंदर से आ रही है, लिटरल से निकल रही है, उसको बोलेंगे एंडोजीनस। और कोई चीज अगर बाहर से ही निकल रही है उसको एक्सोजीनस ओरिजिन। समझ में? जैसे मान लीजिए अगर डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर ये हो गया, ये स्पाइक को आप क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। रूट में भी होता है और स्टेम में भी होता है। इसके बाद एंडोडर्मिस, यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है? पेरिसाइकल। ठीक है, तो पेरिसाइकल इस रूट में अंदर का हिस्सा होता है। रूट में जो लेटरल ब्रांचिंग होती है ये कहाँ से निकलती है? पेरिसाइकल से। ठीक है, इसीलिए ओरिजिन क्या हो गया? एंडोजीनस। एंडोजीनस होता है ओरिजिन। एंडोजीनस का मतलब फ्रॉम पेरिसाइकल। पेरिसाइकल तो रूट, लेटरल रूट, याद रखिए लेटरल जो रूट होती है, मैं यहाँ लेटरल लिख रहा हूँ, इसको हटा दीजिएगा, टैप रूट हटा दीजिएगा। इस टैप रूट को यहाँ से इस वाले चीज को हटा दीजिएगा। आप ऐसे लिखिए, लेटरल जो रूट्स होती हैं, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये लेटरल है। प्राइमरी रूट तो मेन है। तो लेटरल रूट की ओरिजिन क्या हो गई? एंडोजीनस, क्योंकि ये पेरिसाइकल। और तने में जो शाखाएं निकलती हैं उसकी ओरिजिन होती है एक्सोजीनस, वो कॉर्टेक्स से निकलती हैं। ठीक है, तो आपको यहीं पर चाहिए लिख लीजिएगा अलग से। इन स्टेम में जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स, वो कहाँ से निकलती हैं? कॉर्टेक्स से। इसका मतलब एक्सोजीनस ओरिजिन। उसकी ओरिजिन कैसी होती है? तो क्वेश्चन यही आता है कि लेटरल ब्रांचेस इन द स्टेम, उसकी ओरिजिन क्या है? ठीक है, रूट में एंडो और स्टेम में एक्सोजीनस। ये हो गया इसके बारे में लिख लिया है। तो टैप रूट मैंने बता दिया, टैप रूट सिस्टम में होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी और टर्शियरी हो गया। एग्जांपल क्या है टैप रूट का? डाइकॉट। बुक में एग्जांपल दिया मस्टर्ड का। मस्टर्ड में कौन सी रूट है सरसों में? टैप रूट। जो डायग्राम बुक में बना है वो किसका बना है? मस्टर्ड का बना, देखिए। ठीक है, ये हो गया। आगे कौन सी जड़ है? फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट्स कहाँ से राइज होती हैं? देखिए ये स्टेम हो गया। ठीक है, ये रेडिकल से राइज तो होती है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, जैसे फाइब्रस रूट कहाँ देखने को मिलेगी पहले ये बताइए? मोनोकॉट। कहाँ? एक बीजपत्रीय में। कहाँ देखने को मिलता है? इन मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में बीज बनता है कि नहीं बनता है? सीड बनता है ना। जैसे मक्का, मेज में सीड होता है। इसमें क्या है? मोनोकॉट है ना। मक्के का जो है सीड, हालांकि वो फ्रूट होता है, सीड नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली फ्रूट है। तो मेज का जो सीड होता है उसका वर्टिकल सेक्शन काट के देखिएगा तो उसमें आपको एम्ब्रियो नजर आएगा। उसमें भी क्या होता है? रेडिकल होता है। उसमें भी क्या है? रेडिकल है। तो एक बीजपत्रीय पौधों के फूड में क्या होता है? रेडिकल होता है। तो क्या वहां रेडिकल से टैप रूट अराइव नहीं हो सकता है? भाई टैप रूट हमने पढ़ा कहाँ से अराइव होता है? रेडिकल से। तो रेडिकल तो देखा जाए तो मोनोकॉट में भी होता है। कहाँ होता है? मोनोकॉट। तो उनके रेडिकल से क्या टैप रूट अराइव नहीं हो सकती हैं? तो रेडिकल डेवलप ज्यादा नहीं होता उनका। मोनोकॉट का रेडिकल ज्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, उससे टैप रूट अराइज नहीं हो सकती है। जैसे देखिए प्राइमरी रूट अराइज तो होती है, ध्यान देखिएगा। फाइब्रस रूट जब बनती हैं तो अगर कहा जाइए कहाँ से अराइज होती हैं, तो आंसर होगा फाइब्रस रूट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। बेस ऑफ स्टेम, तने का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वहां से फाइब्रस रूट अराइज होती हैं। अगर डायग्राम को देखेंगे तो जो घास होती है, घास में ऐसी जड़ें होती हैं,
भाई देखिए मक्का है, सॉरी ये मक्का हो गया और आपका गेहूं और चावल हो गया, ऐसी जड़ें तो होती है ना। ये ढेर की तरीके से जड़ें हैं, फाइब्रस है, सबकी लंबाई नीचे से क्या होती है, बराबर। देखिए टैप रूट और एडवेंटिशियस में अंतर है। टैप रूट में बीच वाली जड़ सबसे मोटी, साइड वाली पतली और साइड वाली और पतली। यहाँ सभी जड़ों की लंबाई मोटाई क्या होती है, बराबर। सभी जड़ों की मोटाई बराबर होगी, सभी जड़ों की लंबाई नीचे से बराबर होगी, वहां बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये हेयर लाइन है तो कहां से निकला, स्टेम के सबसे निचले हिस्से जिसको आप बोलते हैं बेस, ये तना है, यहां से निकलती है, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ बुक में, ये रेडिकल, जहां रेडिकल डेवलप करने की कोशिश करता है, रेडिकल प्राइमरी रूट बनाता है, ठीक है। क्योंकि रेडिकल होता है ना, मोनोकॉट में रेडिकल है एम्ब्रियो में, तो यहाँ पर रेडिकल जो है प्राइमरी रूट बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। बहुत ज्यादा समय तक रेडिकल सर्वाइव नहीं कर पाता। प्राइमरी रूट की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, समझ में आया? प्राइमरी रूट की ग्रोथ बहुत कम है, इसीलिए बेस ऑफ स्टेम में ब्रांचिंग हो गई है, ठीक। यहाँ एक लाइन और लिख रहे हैं कि ये कहाँ से राइज होती है, बेस ऑफ स्टेम से। लेकिन अगर और आप एक्चुअल वे में देखेंगे, यहाँ एक लाइन लिखिएगा कि ग्रोथ ऑफ रेडिकल की जो वृद्धि होती है बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करता है। इसीलिए प्राइमरी जो रूट होती है, जो प्राइमरी रूट बनती है, वो क्या बनेगा, इज वेरी शॉर्ट। प्राइमरी रूट बहुत छोटी होती है। डायग्राम में देखिए यही प्राइमरी रूट है, यही क्या है, प्राइमरी। समझ आया? इनको आप सेकेंडरी नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको सेकेंडरी नहीं कहा जाएगा, वो प्राइमरी तो है, ठीक है। प्राइमरी जो रेडिकल से निकलती है, उसकी ग्रोथ बहुत कम हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो स्टेम के बेस से ब्रांचिंग चालू हो गया। तो फाइब्रस रूट समझ में आया कि टैप रूट और फाइब्रस में क्या डिफरेंस है, इस लाइन को बहुत ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, रेडिकल शॉर्ट लिव्ड है। अगला देखिए एग्जांपल क्या होता है, तो एग्जांपल है व्हीट हो गया और राइस हो गया, ग्रासेस जो घास होती है, ठीक है, ग्रासेस। बुक में एडवेंटिशियस लिखा है, हाँ उसमें लिखा होगा मॉन्स्ट्रा, बनियान में और ग्रासेस में कोई बात नहीं है, उसमें एडवेंटिशियस भी होता है, ये भी होता है, भाई दोनों होती है। एक्चुअली क्या है ना, एडवेंटिशियस कारण समझिए उसने क्यों लिखा। एडवेंटिशियस का मतलब होता है ऐसी जड़ें जो रेडिकल से राइज नहीं होती हैं। हालांकि ये तो रेडिकल से निकल रही थी ना, रेडिकल छोटा हो गया बात अलग है, लेकिन निकल तो रेडिकल से रही थी ना। जो जड़ें रेडिकल से नहीं निकलती हैं, जो एम्ब्रियो से नहीं निकलती हैं, पौधे के अलग अलग भागों से निकलती हैं, जैसे तने से निकल रही हैं, पत्ती से निकल रही हैं, ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ग्रासेस का अगर बुक में एग्जांपल दिया हुआ है तो आप उसको उसमें रख देंगे, किसमें, एडवेंटिशियस में ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अगला कौन सा हो गया, एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट ऐसे रूट जो कहां से राइज होती हैं, नॉट फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से राइज नहीं होती हैं। अगर कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए फाइब्रस रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है, टैप रूट का एग्जांपल है। फाइब्रस रूट किसके अंडर में आएगा, फाइब्रस रूट एक तरीके का एडवेंटिशियस है, वो आपका स्टेम में ब्रांचिंग से निकल रही थी, ठीक है। फाइब्रस भी एक तरीके का एडवेंटिशियस का ही टाइप होता है, इसी का एक प्रकार है फाइब्रस। क्योंकि अगर रेडिकल से रूट निकलती है तो उसको टैप बोलते हैं, और रेडिकल से नहीं निकलता है तो उसको एडवेंटिशियस बोलते हैं। तब कहां से निकलेगा जड़, तब जड़ें राइज होंगी कहां से, फ्रॉम लीव से राइज हो सकती हैं, स्टेम से। अब स्टेम में कहीं से राइज हो सकता है, बेस ऑफ स्टेम से राइज होगा तो फाइब्रस, ठीक
एडवांटेजेस एग्जांपल बुक में लिखा हुआ है एडवांटेजेस रूट देखिए फाइब्रस रूट में आप नोट कर लीजिएगा ओनली इन द मोनोकॉट। टैप रूट कहाँ होती है? केवल और केवल डाइकॉट में। फाइब्रस वाले में लिखिएगा ओनली इन मोनोकॉट, जो पिछला वाला था। इस वाले में आप क्या लिखेंगे? लिखिएगा ओनली इन मोनोकॉट। कहाँ होता है? केवल मोनोकॉट में, मतलब किसी भी डाइकॉट में फाइब्रस रूट नहीं होती है। ठीक है। टैप रूट कहाँ होता है? ओनली इन डाइकॉट। टैप वाले में लिखिएगा केवल और केवल डाइकॉट में टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट केवल मोनोकॉट में। समझ में आया? और एडवांटेजेस रूट कहाँ देखने को मिलेगा? बोथ लिखिएगा, बोथ इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉट में भी देखने को मिलता है और मोनोकॉट। अब बताइए डाइकॉट का एग्जांपल जहां फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। बुक ने लिखा बनियान ट्री, बरगद का पेड़, बनियान ट्री। ठीक है। बरगद के पेड़ में जो जड़ें लटकती हैं वो कहां से राइज होती हैं? स्टेम से, साइड ब्रांच से। ठीक है। ये डाइकॉट का एग्जांपल लिखा है। मोनोकॉट का एग्जांपल इसमें लिखा होगा ग्रासेस, घास जो होता है, ग्रासेस और मॉन्स्ट्रा, मॉन्स्टेरा। ठीक है। समझ गया? मॉन्स्टेरा में जो रूट हो क्या है? मोनोकॉट है, उसमें जड़ें तने से निकलती हैं। यहाँ दोनों जगह जड़ें कहाँ से निकलेंगी? तने से निकलेंगी। ठीक है। पत्तियों से भी जड़ें निकलती हैं, पत्तियों से भी जड़ें निकलती हैं। अगर आप लीफ की बात करेंगे तो लीफ में कहाँ से होता है? ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम अजूबा होता है, ब्रायोफाइलम, उसमें पत्ती से जड़ें निकलती हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट में दोनों हो गया एडवांटेजेस। आगे क्या दिया हुआ है? रूट का फंक्शन नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे है फंक्शन ऑफ रूट। तो बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि रूट के कितने फंक्शन हैं? 4। पहला फंक्शन एंकरेज। एंकरेज का मतलब समझते हैं? सपोर्ट देना, मजबूती देना। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती देती हैं। ठीक है। एंकरेज इसी को बोलते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होता है? वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल, मिनरल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल। ये तो सबको पता है रूट का फंक्शन होता है। तीसरा फंक्शन रूट का क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना। सारी जड़ें भोजन को इकट्ठा नहीं करती हैं, हालांकि भोजन जड़ों में इकट्ठा होता है, लेकिन हमारे लिए जो इकट्ठा होता है वो कुछ ही जड़ों में। ठीक है। और लास्ट फंक्शन क्या है इसका? सीक्रेशन ऑफ द प्लांट हार्मोन। ठीक है। सीक्रेशन ऑफ प्लांट हार्मोन। बताइए कौन सा हार्मोन बनता है? रूट से कौन सा हार्मोन बनता है? 4 हार्मोन आपने पढ़े ना, 4-5 जो हार्मोन है। ऑक्सीजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन बनेगा रूट से? ऑक्सीजन। नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन। ये रूट से बनने वाला हार्मोन। डायग्राम ये मॉन्स्टेरा का दिखा लीजिए, ये मॉन्स्टेरा का डायग्राम है, बुक में दिया है। इसको कभी-कभी डायग्राम से क्वेश्चन आता है। ये मॉन्स्टेरा यही है। ठीक है। समझ में आया? मॉन्स्टेरा ये क्या है? फाइब्रस। ये व्हीट और राइस का डायग्राम है, व्हीट या राइस आप कह सकते हैं। ये क्या है? टैप रूट का डायग्राम है। ठीक। कौन सा? ऑक्सीजन, AUXIN, ऑक्सीजन। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी 10 मिनट रुकी रहिए, कम से कम 10 मिनट। हटाएं इसको। अगला टॉपिक देखिए रीजन
रीजन्स ऑफ रूट। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी जरा सी नहीं। रूट के कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो अगर किसी भी रूट को डायग्राम रूप में इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, रूट के कितने हिस्से यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, टोटल कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, 3 हिस्से हैं रूट के। रीजन ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, या फिर इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। दूसरा पार्ट ये वाला जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोकेशन, में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। ये किससे प्रोटेक्ट है, जैसे जो पेन होता है, पेन में कैप लगा लीजिए आप, तो कैप है रूट कैप, और पेन का जो पॉइंट है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। वो कैप से प्रोटेक्टेड है ना, ये पॉइंट एक कैप से सुरक्षित रहता है, वैसे यहाँ पर ये हिस्सा कैप से सुरक्षित है, दिखता नहीं है। देखिएगा कौन सा, इलॉन्गेशन वाला, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं रूट के, इनमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पूछा जाता है। प्रॉक्सिमल और डिजिटल का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्रॉक्सिमल और डिजिटल, डिजिटल नहीं, डिजिटल तो ये है, एक है डिजिटल और एक वर्ड होता है डिजिटल। तो डिजिटल तो ये वर्ड है, डिजिटल माने दूर, दूरस्थ किनारा, डिजिटल एंड प्रॉक्सिमल किनारा, पास वाला। प्रॉक्सिमल का मतलब पास वाला, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको देखना है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस वाले से क्या चीज ध्यान रखनी है, ये वाला हिस्सा रूट का सबसे ऐसा पार्ट है जो रूट कैप के द्वारा सुरक्षित रहता है। किससे सुरक्षित रहता है, रूट कैप से, ठीक है। डायग्राम आपको दिख रहा है, प्रोटेक्ट रहता है, प्रोटेक्ट बाय रूट कैप। अगली खासियत क्या होती है, इसे देखिए, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं किस टिश्यू की बनी हुई हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा है ये, मेरिस्टेमेटिक, लिखा ना रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जड़ों की लंबाई जब बढ़ती है तो कोशिकाएं कहाँ विभाजित होती हैं, नीचे से। इस वाले हिस्से में ऐसी कोशिकाएं हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी हैं। तो इसमें लिखा, अगर कहा जाए कि इन कोशिकाओं की खासियत क्या होती है, तो जब आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पता लगेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या है। हमको बताने की जरूरत नहीं, बुक में लिखा है कि सेल्स आर थिन वॉल्ड डेंस साइटोप्लाज्म, ये चीजें वहीं पढ़ लेते हैं। इस टिश्यू की खासियत क्या होती है, ठीक है, वो चीजें एनाटॉमी में पढ़ते हैं। केवल ध्यान रखना किस टिश्यू का बना है, ये मेरिस्टेमेटिक, ये आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है, मेरिस्टेमेटिक। अगला बताइए, एक चीज क्वेश्चन बताइए, रूट टिप सब टर्मिनल होता है कि टर्मिनल होता है, सब टर्मिनल की टर्मिनल। स्टेम जो तना होता है, तने पर जो शीर्ष भाग होता है वो टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब समझते हैं, एकदम किनारे, टॉप है। लेकिन रूट में आपको लग रहा है ये सबसे किनारे के छोर पर है, लेकिन ये सबसे किनारा ये नहीं है, सबसे किनारा तो रूट कैप है। इसके भी नीचे कुछ है। रूट में सबसे किनारे के हिस्से पर क्या होता है, तो सबसे किनारे के हिस्से पर रूट कैप होता है। ये टर्मिनल नहीं, टर्मिनल समझते हैं, टॉप। स्टेम का टॉप पर शूट एपेक्स होता है, लेकिन रूट जो है एपेक्स, रूट का जो एपेक्स वाला हिस्सा है, इसका जो सबसे किनारे का है, वो ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये कैप होता है, सबसे किनारे क्या होता है, कैप। इसीलिए इसकी पोजीशन क्या होती है, सब टर्मिनल। इसको बोलते हैं ये सब टर्मिनल है। जैसे डीएम और एसडीएम,
उसके नीचे है, टॉप के नीचे है ये। इधर से देखेंगे टॉप पर ये हो गया, उसके नीचे ये वाला हिस्सा, तो सब टर्मिनल। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि ये वाला हिस्सा क्या है, सब टर्मिनल इन पोजीशन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला हिस्सा सब टर्मिनल, या आप कह सकते हैं कि रूट का जो एपेक्स है, रूट का जो क्या है एपेक्स होता है, वो कैसा होता है, सब टर्मिनल इन पोजीशन, टर्मिनस पोजीशन पर नहीं है। तो ये रूट क्या हो गया, ठीक है। इसकी मैंने खासियत बता दी, इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं, सेल डिवाइड करती हैं, लंबाई यहीं से बढ़ना चालू होगा। थोड़ा सा रूट कैप के बारे में जान लीजिए। रूट कैप, तो बताइए रूट कैप जो होता है इसका काम क्या है, तो कैप का काम क्या होता है, सुरक्षा देना। ठीक है, किसको सुरक्षा देगा, इस वाले रूट एपेक्स को सुरक्षा देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट कराता है रूट एपेक्स, रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट कराएगा, एपेक्स लिखा है, रूट के शीर्ष को सुरक्षा देगा। और दूसरा काम क्या होता है रूट कैप का, जड़ें जो है मिट्टी में कैसे नहीं, मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं है, जड़ें मिट्टी में कैसे फंस जाती है। जड़ें तो, जड़ों का ये वाला हिस्सा तो बहुत मुलायम है। अगर सोचिए कैप नहीं होता, कैप नहीं होता तो जड़ें मिट्टी में नीचे फंस नहीं पाती, मिट्टी इतनी मुलायम भी नहीं होती है, ये टूट जाएगा तुरंत पॉइंट, ये एपेक्स वाला हिस्सा तुरंत टूट जाएगा अगर कैप नहीं लगा रहेगा। तो रूट कैप क्या करता है, ये जड़ों को मिट्टी में धंसने में मदद करता है। कैसे, ये अपने अंदर से कुछ चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है, इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, जो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, पोरस। जैसे कैंची मिट्टी को चाल के सही कर देते हैं इसको, ऐसे ये मिट्टी को पोरस बना देता है, सॉफ्ट बना देता है केमिकल, जिसकी वजह से जड़ें जमीन में आसानी से धंसती हुई चली जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे रूट कैप का दूसरा काम, सीक्रेट म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस that make soil porous, जो मिट्टी को क्या बनाता है, porous and soft लिखिएगा, soft for penetration, मिट्टी को बहुत मुलायम और सॉफ्ट बना देता है। दो काम हो गया, एक फंक्शन, अभी इसका दो काम और है। बताइए अगला फंक्शन क्या है रूट कैप का, कोई बताएगा? जड़ें मिट्टी में नीचे ही क्यों जाती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती हैं? ऊपर भी जाती है एक्सेप्शन में, कुछ जड़ें मिट्टी में से ऊपर चली जाती हैं, वो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। जड़ें मिट्टी में नीचे ही क्यों जाती हैं? कारण यह है कि रूट कैप में ग्रेविटी को पता लगाने वाला केमिकल होता है, इट डिटेक्ट द सिग्नल ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के सिग्नल को पता लगाता है, ग्रेविटी किधर है, उधर ही जड़ों को मूव करा देता है। रूट कैप में क्या होता है, ग्रेविटी का सिग्नल पता लगाने की क्षमता होती है, कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक, लिखेंगे डिटेक्ट सिग्नल ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी का सिग्नल पता लगाता है। ठीक है, ये फंक्शन हो गए किसके, रूट कैप के। और क्वेश्चन आता है कि रूट कैप कहाँ नहीं मिलेगा देखने को, किस पौधे में रूट कैप नहीं होता है, किन पौधों में नहीं मिलेगा, पानी वाले पौधों में नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो पौधे पानी में रहते हैं, मिट्टी तो है नहीं है कि उनको पानी में पेनिट्रेट करना है, मिट्टी में रूट वो अंदर मूव कराने के लिए रूट कैप की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज टूट जाएगी। लेकिन जो पौधे पानी में तैर रहे होते हैं, वहाँ इस कैप की जरूरत नहीं है, वहाँ ग्रेविटी का कोई सिग्नल नहीं देना है, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे थोड़ी ना जाती हैं, इधर उधर किधर भी चला गया। तो रूट कैप एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइट का, नोट कर लीजिएगा, एब्सेंट कहाँ होता है, हाइड्रोफाइट। और कुछ हाइड्रोफाइट में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होता है। इन प्लेस ऑफ रूट कैप क्या होता है, रूट पॉकेट।
बांधे को पानी में तैरने में मदद करता है, उसमें हवा भर जाती है। रूट कैप की जगह क्या होता है? रूट पॉकेट होता है। ठीक है, लिखेंगे हाइड्रोफाइट में क्या होता है? रूट पॉकेट होता है। इन प्लेस ऑफ रूट कैप क्या मिलेगा देखने को? रूट पॉकेट। और रूट पॉकेट का काम क्या होता है? बायोंसी। बायोंसी जानते हैं, तैरने की क्षमता, तैरने वाली क्षमता को क्या बोलते हैं? बायोंसी प्रोवाइड कराता है। ये रूट कैप के बारे में आई कॉर्नियस का एग्जांपल है। हालांकि आई कॉर्निया में जो आपको खुला हुआ हिस्सा दिखाई देता है वो रूट कैप वो नहीं है। ठीक है, वो इसका लीफ का एक हिस्सा जो खुला हुआ रहता है वो लीफ का पार्ट है। लेकिन जितने हाइड्रोफाइट हैं, हाइड्रोफाइट में रूट कैप की जगह आपको रूट पॉकेट मिलेगा। देखिए सिंगाड़ा क्या हाइड्रोफाइट है, आई कॉर्निया क्या हाइड्रोफाइट। पानी के अंदर जो पौधे तैरते हुए रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो स्थिर रहेंगे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, फ्लोटिंग वाले की बात हो रही है। स्थिर वाले पौधे की तो बात नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा आई कॉर्निया फ्लोट करता है, भले फ्लोट करता नहीं करता। अरे स्टैंडिंग पैटर्न होता है। पानी बह रहा है, नदी बह रही है, क्या जलकुंभी बहते हुए नहीं जाती है? देखिए बाढ़ में अच्छा खासा बहना होता है। ये हो गया, ये पार्ट आपको समझ में आया। इसके बाद अगला पार्ट पढ़ना है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल साइड में कौन सा हिस्सा है? Which part is present proximal to the region of meristematic activity? Which part is present proximal to the region of meristematic activity? इस हिस्से के प्रॉक्सिमल में कौन सा हिस्सा है? बताइए। ये वाला, ये नहीं है, ये तो दूर है। प्रॉक्सिमल का मतलब नोट कर लीजिएगा, पास में। डिस्टल का मतलब दूर, जिसके जस्ट बगल में ये है। ठीक है, तो ये लाइन बुक में लिखी गई है। और एक लाइन और लिखी गई होगी कि रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के बगल में क्या है? ये भी बगल में है। जैसा लाइन बोला जाएगा उस हिसाब से आप उसको समझेंगे। आप लाइन को बुक में पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रॉक्सिमल का मतलब पास में है। ठीक है, इनको और इनको कंपेयर करेंगे तो ये दूर है, ये प्रॉक्सिमल आपस में नहीं है। ये इसके प्रॉक्सिमल, ये इसके प्रॉक्सिमल।